डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस ऑफ डाटा, और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स। वन इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमें हेल्प करती है उन चंद वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करने में जिन वैल्यूज़ की मदद से हम डाटे की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम कर सकते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके मुकाबले में स्टैटिस्टिक्स की जो दूसरी ब्रांच है दैट इज नोन एज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स हमें हेल्प करती है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिली है डाटे के बारे में, क्या हम उस बेसिक इंफॉर्मेशन को पूरे ह्यूज डाटे के ऊपर अप्लाई करके जनरलाइज रिजल्ट्स मालूम कर सकते हैं या नहीं। दिस इज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी कि मिसाल के तौर पर क्या ये पॉसिबल है कि हम 2-2.5 हज़ार लोगों से पूछें कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में किस पार्टी को वोट देंगे, और उसके बाद वो 2.5 हज़ार लोगों ने जो हमें रिजल्ट बताया, उस 2.5 हज़ार लोगों के रिजल्ट्स को हम 220 मिलियन के लोगों पे जब अप्लाई करते हैं, सो दिस इज द स्टैटिस्टिक्स व्हिच इज कॉल्ड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हम 100-150 यूथ का इंटरव्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, और फिर उन 100-150 यूथ की मदद से हम 10-20 मिलियन यूथ के ऊपर वो रिजल्ट्स अप्लाई करते हैं कि यूथ स्मोकिंग करती है या नहीं करती। दैट इज कॉल्ड इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो स्टैटिस्टिक्स की दो मेजर टाइप जो हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्सेस इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव से हम डाटा की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लेते हैं, और ये नॉर्मली डाटा सैंपल होता है, और फिर इस सैंपल को हम अप्लाई करते हैं पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। यहाँ पे पॉपुलेशन से मुराद आबादी नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन से मुराद वो डाटा सेट है जो कि फुल एजेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं अगर ये चेक करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में यूथ की क्या पोजीशन है, तो पाकिस्तान में जितनी यूथ होगी हम सारे उसको पॉपुलेशन कहेंगे। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये क्या चीज़ होती है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम बहुत दफ़ा समरी स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, और ये हमें डाटे की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दे रही होती हैं। वो जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से जो सबसे मशहूर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोज आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी जिस तरह इंग्लिश के नाम से जाहिर है, सेंट्रल टेंडेंसी के डाटा का सेंटर कहाँ एग्जिस्ट करता है, और इसके मुकाबले में जो दूसरी चीज है दैट इज डिस्पर्शन। इसका मतलब है कि डाटे के अंदर डिस्पर्शन कितनी एग्जिस्ट करती है। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, measure of central tendency is a middle point. Central tendency is a middle point of distribution, कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का मिडल पॉइंट क्या है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मेजर ऑफ लोकेशन। जो कि मिडल पॉइंट की बात है, इसका मतलब है हम बहुत दफा सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज के नाम से भी शो कर सकते हैं। आपके पास फिगर के अंदर कुछ 3 डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हैं। ये डाटे को हमने डिस्क्राइब किया है इन द शेप ऑफ ग्राफ। तो आप अगर देखें तो कर्व ए और कर्व सी, इनके अंदर ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस इज शोइंग दी सेंट्रल टेंडेंसी के डाटे की जो एवरेज है वो यहाँ एग्जिस्ट करती है, जबकि बी के मुकाबले में डाटे की एवरेज यहाँ एग्जिस्ट करती है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। मिसाल के तौर पर फर्ज करें मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी क्लास रोजाना कितने घंटे पढ़ती है, तो एक एवरेज अगर निकल के सामने आएगी तो शायद वो एवरेज 2 आवर्स हो या वो एवरेज 1 आवर हो। ठीक है, अब वो एवरेज सारों पे ओवरऑल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। ठीक है, कोई 1 घंटा नहीं पढ़ता, कोई 2 घंटे पढ़ता है, कोई 1.5 घंटे पढ़ता है, कोई 2.5 घंटे पढ़ता है, कोई 45 मिनट पढ़ता है, लेकिन एवरेज फिगर आ गई 1 घंटा। सो दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, इसके मुकाबले में एक और जो इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेसिकली डाटे के अंदर स्प्रेड बताती है कि डाटा कितना एक्सपैंड हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल लूँ, वो ये कि मैंने
अपने सारे स्टूडेंट से पूछा या क्लास में मैंने पूछा कि हमारे पास जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो 1 घंटे की क्लास में कितनी देर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मुझे जो जवाब आया वो आया जी एवरेज में हम 50 मिनट पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन तो 50 मिनट इज़ द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब मैंने कहा अच्छा इसमें डिस्पर्शन कितनी है, तो डिस्पर्शन के लिहाज से फिर ये मुझे पता चला कि अगर क्लास को कोई इंपॉर्टेंट काम हो या कोई और मसला हो या क्लास बोरियत फील करे तो टीचर बाज़ वक़्त 5 मिनट पहले छोड़ दिया करते हैं या 5 मिनट लेट छोड़ते हैं। तो ये 5 मिनट प्लस और 5 मिनट माइनस है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन, कि जी डिस्पर्शन कितनी है, ठीक है, डाटे के अंदर। अब आप अगर ये ग्राफ में देखें तो ग्राफ में आपको ये नज़र आएगा कि 2 किस्म का डाटा मौजूद है। एक के अंदर जो एवरेज है सेंट्रल टेंडेंसी सेम है दोनों की, लेकिन ए के अंदर डिस्पर्शन ज़्यादा है, वो एवरेज से ज़्यादा दूर है, इसकी निस्बत जो बी है वो एवरेज से कम दूर है। दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम एवरेज एंड दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम एवरेज। यानी कि इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद क्रिकेट में जावेद मियाँदाद और शाहिद आफरीदी की हो सकती है कि जावेद मियाँदाद आएगा, हो सकता है कि वो 40 बना ले, हो सकता है कि वो 60 तक मैक्सिमम चला जाए। उसका डिस्पर्शन कितना है, 20 रन्स का डिस्पर्शन है। एवरेज कितना है, एवरेज 50 है, 40 + 60 / 2, 50 एवरेज है और डिस्पर्शन उसका कितना है, टोटल जो डिस्पर्शन है वो 20 रन्स का है, अदरवाइज 10 रन्स का है कि 10 प्लस या 10 माइनस। इसके मुकाबले में अगर मैं शाहिद आफरीदी को देखूं तो शाहिद आफरीदी के चांसेस हैं कि हो सकता है कि वो 0 पे आउट हो जाए, लेकिन अगर 0 पे आउट नहीं हुआ तो फिर वो शायद 100 कर जाए। अब अभी आप देखें 0 और 100, आप अगर इन दोनों की एवरेज लें तो 0 + 100 / 2 इट इज अगेन 50, बट डिस्पर्शन इज 100 रन्स या 50 रन्स ईच साइड। सो जावेद मियाँदाद का डिस्पर्शन 20 रन्स का है और शाहिद आफरीदी का डिस्पर्शन 100 रन्स का है। तो कॉमन सेंस की बात है कि शाहिद आफरीदी विल बी मोर रिस्कियर देन जावेद मियाँदाद। सो दिस इज व्हाई डिस्पर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज फार एज डाटा इज कंसर्न। अच्छा, ये जो शेप है जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार, ये जो हम कर्व बना रहे हैं, आप अगर इस कर्व को नॉर्मली देखें तो इस किस्म की जो कर्व है दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल कर्व, ठीक है। और ये कर्व डाटे के अंदर सिमेट्री को शो करती है। सिमेट्री का मतलब है कि एक मुल्क के अंदर जितने गुनहगार हैं उतने ही नेक लोग मौजूद हैं, एक मुल्क के अंदर जितने पढ़े लिखे हैं उतने ही लेस एजुकेटेड मौजूद हैं, ठीक है। सो सिमेट्रिकल कर्व्स इज सच टाइप ऑफ कर्व जो कि एक पूरी कर्व को इक्वली डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में और एक पार्ट दूसरे पार्ट के अप्रॉक्सीमेटली मिरर होता है। अच्छा, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इस किस्म के सिमेट्रिक डाटे को हम नॉर्मली नॉर्मल डाटा भी कहते हैं। नॉर्मल डाटा, इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और ये जो शेप है कर्व की, इस कर्व को हम बेल कर्व कहते हैं, BELL, बेल कर्व। अच्छा, लेकिन ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकली 99.9% केसेस के अंदर इस किस्म का डाटा एग्जिस्ट नहीं करता। तो कैसा डाटा एग्जिस्ट करता है, डाटा नॉर्मली स्क्यूड होता है, या तो वो इस साइड से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा या वो इस साइड से थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, किसी न किसी एक साइड पे वो लाजमी स्क्यूड होगा। दैट इज कॉल्ड स्क्यूड डाटा। सो asymmetric curve, those curves will automatically called asymmetric. Asymmetric curves are skewed curves because values in their frequency distribution are concentrated on either negative side or positive side, और high end side और low end side, किसी न किसी साइड पे वो स्क्यूड होंगी, ठीक है। जिस तरह आप देखें, आपको यहाँ पे कर्व ए के अंदर ये राइट पे स्क्यूड नज़र आ रहा है और कर्व बी के अंदर आपको ये दूसरी साइड पे स्क्यूड नज़र आ रहा है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ग्रेड्स का डाटा निकालने की कोशिश करूं तो मुझे ये पता चलेगा कि एवरेज में फ़र्ज़ करें लड़कों ने, मैं अगर फ़र्ज़ करें ये यहाँ पर इसको बी में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि एवरेज में लड़कों ने जो मार्क्स लिए हैं वो लिए हैं 75% मार्क्स, ठीक है। दिस इज़ द मिडल फिगर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि 90% तक गए हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 20% या इससे कम वसूल किए हैं। अब आप देखें कि ये जो एक किस्म का जो ग्राफ बनेगा, दिस ग्राफ विल बी
लेफ्ट स्क्यूड, और इसके लिए चूंकि ये साइड पॉजिटिव है ऑब्वियसली और ये साइड नेगेटिव है, तो मैं कहूँगा कि दिस डाटा इज नेगेटिवली स्क्यूड डाटा। अब ये डाटा जो है ये नेगेटिवली स्क्यूड हो गया है। इसकी निस्बत अगर मैं ये वाली फिगर उठाऊं और फर्ज करें इसके अंदर मैं पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की इनकम के बारे में बात करूं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में ये होगा कि मैं ये कहूँगा कि शायद अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान में ज़्यादातर तादाद जो है वो फर्ज करें 70,000 रुपीज़ पर मंथ कमाती है। देर आर वेरी फ्यू पीपल जो कि 10,000 के करीब कमाते हैं। अब ये ज़ाहिर है मेरी जो फिगर है ये ऑब्जेक्शनेबल हो सकती है, और बहुत कम लोग हैं जो कि शायद 5 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या हुआ? इस सिचुएशन में ये जो कर्व है दिस विल बी पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व, इसलिए कि इस साइड पे ज्यादा मूव कर रही है। सो दिस कर्व विल बी कॉल्ड पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व। तो नॉर्मली जो डाटा होता है वो या तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है या पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, एवरेज कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की एक और बड़ी जो इंपॉर्टेंट शेप है दैट इज कॉल्ड कर्टोसिस, कि आप डाटे का कर्टोसिस मालूम करें। कर्टोसिस का ताल्लुक इस चीज के साथ होता है कि डाटे की पीक कितनी है। आप अगर इन दो कर्व्स में गौर करें तो इन दोनों कर्व्स की सेंट्रल टेंडेंसी सेम है। इसका मतलब ये एक ऐसा डाटा है जिसकी सेंट्रल टेंडेंसी सेम है। डिस्पर्शन के लिहाज से देखें तो इन दोनों का डिस्पर्शन भी सेम है, यानी कि डिफरेंस फ्रॉम एवरेजेस दोनों का सेम है। आप अगर गौर करें तो ये दोनों कर्व्स स्क्यूड कर्व्स नहीं है, ये दोनों कर्व्स सिमेट्रिक कर्व्स हैं कि बिल्कुल एक साइड में, लेकिन उसके बावजूद इसका कर्टोसिस डिफरेंट है। कर्टोसिस का क्या मतलब है? कर्टोसिस का मतलब है कि पीकनेस कितनी है किसी भी डाटे के अंदर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हम बहुत दफ़ा इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से स्टैटिस्टिकल या बाकी सॉफ्टवेयर्स के अंदर इन सारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का जो एक शॉर्टर नेम है वो हम समरी स्टैटिस्टिक्स के नाम से देखते हैं। कि समरी स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी समरीज आ जाएंगी? नॉर्मली सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ठीक है, डाटा की नॉर्मेलिटी, इस किस्म की सारी चीज़ें जो है वो समरी स्टैटिस्टिक्स में आ जाती हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक और वीडियो के अंदर हम ये देखते हैं कि एक्सेल के अंदर हम किस तरीके से एक डाटे की समरी स्टैटिस्टिक्स बड़ी आराम से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।